बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के एक और मुकदमे में बरी कर दिया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और मियां महमूद रशीद साहब को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। फ़ज़ाई हमले के वक्त हमास के मुतअद्दिद रहनुमाओं का इजलास जारी था और इजलास में हमास रहनुमा गजा जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया है, जबकि यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। काफ़ी लंबी सजाएं अब इन सारे रहनुमाओं को हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बरी हो गए जी, लेकिन जो बड़े वाक़यात जिन्होंने पूरी दुनिया को इस वक्त अपने हाथ में ले लिया, उनमें से सबसे बड़ा जो वाक़या है वो तो कतर में आज पेश आया और वहाँ पर अब मुतज़ाद इतलात हैं। अभी जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है तो हमास की तरफ से एक उनके ज़राई कह रहे हैं कि उनके कारकुन जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी जो मुज़ाकराती टीम थी वो ज़िंदा सलामत है। लेकिन इसराइल की तरफ से, लेकिन कतर की तरफ से इस सिलसिले में यह ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट किसी शख्सियत का इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने तक नहीं गया। अच्छा, अब हमास की जो क़यादत है उसके बारे में आपको ये बताऊं कि हमास जो है ये 1987 में जो है ये कायम हुई थी। इसको शेख अहमद यासीन इसको उन्होंने कायम किया था और उस वक्त जो है वो पहली इंतफादा के बाद जो सूरत हाल बनी और वहाँ पे एक बड़ी तो 87 में उन्होंने कायम की और पहली जो शूरा थी उसके वो चेयरमैन थे, सरबराह थे। अच्छा, शेख अहमद यासीन जो है वो पैराप्लेजिक थे, ठीक है ना, और वो व्हील चेयर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। उन्हें नज़र भी बहुत कम आता था और उनका ताल्लुक़ जो है वो अख़वान मुस्लिमून या मुस्लिम ब्रदरहुड से था। अच्छा, ये तमाम शख्सियात जो हैं ये या जो बाकी जितने भी हम लोग कहते हैं कि ये इन सब की पैदाइश गज़ा में हुई, ठीक है ना, जैसे याहिया सिनवर की बात में हम कहते हैं कि गज़ा में हुई, या जो आज जो हमास की जो पोलिट ब्यूरो के लोग गज़ा में गए, तो ये ज़हन में रखें कि गज़ा जो है वो मिस्र का हिस्सा था। तो मिस्र और गज़ा, चूँकि मिस्र में अख़वान जो है वो बड़ी ताकत में थे, तो इसलिए वो फिर गज़ा तक जो है वो उनकी तहरीक जो है फैल गई। अच्छा, शेख अहमद यासीन जो है उनको 2004 में उनको शहीद किया था। तो जब वो शहीद हो गए तो उसके बाद 26 दिन के लिए अब्दुल अजीज़ रंदेज़ी जो हैं उन्होंने पोलिट ब्यूरो की सरबराही संभाली थी और 26 दिन के बाद उनको भी निशाना बना दिया, तो वो भी शहीद हो गए। उसके बाद खालिद मिशाल जो है उन्होंने सरबराही संभाली। खालिद मिशाल जो है वो शेख अहमद यासीन के बहुत करीब थे और खालिद मिशाल जो हैं वो एक तवील अरसे तक जब खालिद मिशाल जब हमारे प्रोग्राम में मेरी साथ उनकी नशिस्त हुई तो उस वक्त वो दमास्कस के नज़दीक मौजूद थे और ये मैं बात 2004 या 5 की कर रहा हूँ, 2004 की कर रहा हूँ। इलेक्शन अभी नहीं हुए थे, इलेक्शन से पहले की बात है। इलेक्शन तो 2006 में हुए हैं ना जी। तो ये जो है ये उस वक्त दमास्कस के पास थे और ये पोलिट ब्यूरो को ये मेरी तस्वीर उनके साथ खालिद मिशाल के साथ ये उस ज़माने की तस्वीर भी मौजूद है और ये प्रोग्राम में शरीक हुए थे। तो ये पोलिट ब्यूरो के सरबराह थे। खालिद मिशाल जो हैं अब्दुल अजीज़ रंदेसी के साथ के बाद उसके बाद ये हुआ कि जब ये वो खालिद मिशाल हैं जिनके बारे में हम पहले तज़किरा कर चुके हैं कि इनको मुसाद ने जो है वो कत्ल करने की कोशिश की थी जॉर्डन में, और जॉर्डन में मुसाद के लोग इनके पास से कुछ गुजरे थे, ये आगे गए तो इनके कान में जो है वो ड्रॉप्स गिरा दिए थे पॉइज़न के और उसके बाद ये ICU में एडमिट हो गए थे और शदीद इतनी
शदीद इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वाक़या इन्होंने बयान भी किया था मेरे साथ गुफ्तगू में कि उसके बाद फिर ये हुआ कि इनको शाह हुसैन मरहूम जो हैं उन्होंने उस वक्त बिल क्लिंटन से बात की और बिल क्लिंटन से उन्होंने कहा कि अगर इसका एंटीडोट फौरी तौर पे जो कि इसराइल नेतन्याहू ही था, तो उन्होंने कहा नेतन्याहू ये मोसाद को मैसेज भेज रहे हैं कि यहाँ पे अगर फौरी तौर पे उसका एंटीडोट नहीं मिला और खालिद मिशाल को कुछ हो गया हॉस्पिटल के अंदर, तो ये बात जहन में रखें कि उसके बाद फिर सारे मुआहदे ख़त्म होंगे और फिर जॉर्डन जो है वो इसराइल में लैंड करेगा, जॉर्डन की फ़ौजें जो हैं इसराइल में आ जाएंगी। ये इतना सख्त मैसेज था प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को कि उन्होंने फौरी तौर पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल क्लिंटन दौर में उन्होंने इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया, एंटीडोट यहाँ पे पहुँचा और खालिद मिशाल को, यानी प्रॉपर आपको लगेगा कि उस कोई स्पाई थ्रिलर है ये, लेकिन ऐसे ही हुआ कि इनकी फिर उसके बाद ये खालिद मिशाल जो हैं ये इनकी ये वापस लौटे। अच्छा, आज जो एक पोलिट ब्यूरो की इतला आ रही है, एक रुकन की, शूरा के एक और रुकन की, अबू मूसा मरजूक, वो इनके डिप्टी थे, इनके नायब थे। तो जब वहाँ पर भी ये इनके साथ मौजूद थे, बल्कि एयरपोर्ट से रिसीव किया था उन्होंने, डमास्कस एयरपोर्ट से। अच्छा, तो ये बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये इस तरह से फिर हुआ कि खालिद मिशाल के साथ ही अबू मूसा मरजूक जो हैं ये, अच्छा अबू मूसा मरजूक भी एक वक्त में इनसे सीनियर पोस्ट पे रहे, फिर इनके डिप्टी भी साथ रहे। तो अबू मूसा मरजूक फिर उसके बाद खालिद मिशाल की जगह संभाल ली इस्माइल हानिया ने। वो इस्माइल हानिया जो पिछले साल जिनको तेहरान में निशाना बनाया गया था जब वो ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान की जो तकारीब थी उनकी हलफ बर्दार की, उसमें शिरकत के लिए वो तेहरान में थे। तो तेहरान में थे तो वहाँ इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया था। तो इस्माइल हानिया के बाद इस्माइल हानिया जो है वो फिर खालिद मिशाल की जगह पोलिट ब्यूरो के सरबराह बन गए थे। लेकिन जब इस्माइल हानिया की शहादत हो गई तो उसके बाद ये था कि इस्माइल हानिया की जगह अब कौन संभालेगा, क्योंकि इसी दौरान जो जाहिर है कि याहिया सिनवर तो गज़ा में देख रहे थे ना हमास की पूरी सारे सिलसिले का। तो उसके बाद ये हुआ कि एक उन्होंने 5 रुकनी एक कायम मकाम शूरा बना दी और उसमें हर शख्स जो है वो उस पोलिट ब्यूरो का मेंबर था। उस पोलिट ब्यूरो में जो है खलील हया भी थे, उसमें खालिद मिशाल भी थे, उसमें जो है वो ये जो बाकी नाम हमारे सामने जितने भी आ रहे हैं आज, ये इसमें अबू मूसा मरजूक भी थे। तो ये सारी जो शख्सियात हैं ये उस का हिस्सा थे जो कि आज जिनको निशाना बनाया गया। अच्छा, इसमें एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो खलील हया का मैं बताऊं, ये जो खलील हया, डॉक्टर खलील हया, ये डॉक्टर खलील हया जो हैं ये इन्होंने PhD जॉर्डन से की हुई थी और ये जो हैं ये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो को ये देखती भी रहे और ये जो है ये मतलब बराह रास्त मुज़ाकरात भी कर रहे थे। ये इस्माइल हानिया के बहुत करीब भी थे और ये जो हैं ये इनको बहरहाल जो है इनके बारे में भी ये इतलात है। अब ये कि उनका चूँकि ये कहना है कि कोई भी शख्स निशाना नहीं बना, तो हतमी तौर पे देखते हैं इसराइल की तरफ से भी कहना है कि हमने निशाना बनाया है, लेकिन देखते हैं कि कौन उसमें जान से गया और कौन जिंदा है। और इसके बाद जो है वो ये ज़हन में रखें कि जो इसमें तमाम ये जो शख्सियात हैं इनका जो ज़हीर जबारीन हैं, ज़हीर जबारीन जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस इसमें ये थी, इन सारी शख्सियात में उनकी इम्पोर्टेंस ये थी कि वो जो हमास का वो विंग जो कि उनका ताल्लुक मगरबी किनारे वेस्ट बैंक से था, तो वो वेस्ट बैंक में हमास के इंचार्ज थे। तो जो कैदियों ने रिहा होना था या रमालियों के बदले, उसकी लिस्ट वो आज फाइनल कर रहे थे, जिसमें उनका इसरार था कि मरवान बरगूती का नाम ऊपर रखा जाएगा, सबसे ऊपर जो है वो मरवान बरगूती का नाम होगा। तो ये जो है ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसमें इसराइल का कहना यह था कि मरवान बरगूती और बाकी
तो अब ये हमला कतर में बहरहाल हुआ है और कतर जो है वो उसकी सूरत हमास की मुकम्मल जो लीडरशिप है वो इस वक्त वो शहीद हो चुकी है, ये ज़हन में रखें। यानी चाहे वो याह्या सिनवर हों या वो इस्माइल हानिया हों या वो खालिद मिशाल हों या वो जो इब्राहिम दरवेश हों या वो ये जितने भी लोग हैं, ये इनका तमाम पॉलिटिकल ब्यूरो जो है वो शहीद हो चुका है। अगर हम इसराइल की और की बात को तस्लीम करें और जो मीडिया बयान अभी तक कर रहा है उसको तस्लीम करें, लेकिन अगर हमास की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि हमारी जो मुज़ाकराती टीम थी वो सारी जो है अभी हयात है। तो अभी कुछ देर में ये बात वाज़ेह होगी कि कौन सी शख्सियत, लेकिन इसमें दो तीन बातें अहम। पहली बात तो ये है कि ये उन्होंने आज ये ऐलान कर दिया था, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने जो सार है, सार ने ये क्रोएशिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात में ऐलान कर दिया था कि पहले तो कल उसने, लेकिन आज दोबारा पब्लिकली उसने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि हमें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मंसूबा है स्टीव विटकॉफ के तहत जो आया है वो हमें जो है वो मंजूर है। और इसमें अब इसमें जो एक वाहिद बात है, वो एक नाम इसमें नहीं आ रहा, लेकिन वो नाम यहाँ मौजूद था, वो शख्सियत यहाँ मौजूद थी और वो शख्सियत यहाँ मौजूद थी और वो इनके साथ मुस्तकिल थी। और वो जो एक अननोन नाम बयान हो रहा है ना कि एक नामालूम शख्स भी उसमें, वो नामालूम शख्स जो है वो मुमकिन है कि गाजी हमीद हों, वो गाजी हमीद जो कि बीच में रब्ता कर रहे थे, तो वो भी इनके साथ मौजूद थे। उसी जगह पर ये सारी शख्सियात मौजूद थी मुज़ाकराती टीम में। तो ये अब जो है ये बड़ी एक इसमें एक पेचीदगी ये पैदा हुई है क्योंकि ये मुज़ाकरात अमेरिका हमास के साथ कर रहा था, ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ नहीं कर रहा था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, वो लंदन में हैं और उनकी आज केयर स्टीमर से मुलाकात हुई है और वो ये जो सऊदी अरेबिया और फ्रांस की तरफ से दो रियासती हल या ऐलान के लिए जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 तारीख को, उसके लिए महमूद अब्बास को और उनके साथियों को वीज़ा नहीं दिया गया, उनको ब्लॉक कर दिया गया। ये जो मुज़ाकरात हो रहे, अच्छा ये इख्तलाफात पैदा हो गए थे, हर एक को पता है कि हमास और फ़तह के दरमियान, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान 2006 के बाद इख्तलाफात पैदा हो गए थे। गज़ा में उनका कंट्रोल था, इधर इनका कंट्रोल था फ़लस्तीनी अथॉरिटी का, लेकिन बाद में फिर इनकी कहीं सुलह भी हुई, कहीं ये मुलाकात भी हुई, सब कुछ हुआ। हमास बुनियादी तौर पर ये कहती थी कि जो 1967 का बॉर्डर है वो हमें कबूल नहीं है, दो रियासती हल के तौर पर। पहले उनका ये स्टांस था, वो कहते थे कि हम 1948 के बॉर्डर्स पे वापस जाएंगे, यानी 1948 के बॉर्डर्स पे वापस जाने का मतलब ये है कि इसराइल का वजूद हम तस्लीम नहीं करते। लेकिन उसके बाद 2017 में ये हुआ कि हमास की क़यादत जो है वो और जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत है वो बाकी OIC, अरब लीग, सारे के सारे वो 1967 के बॉर्डर्स पे तैयार हो गए थे कि दो रियासती हल इस तरह से होगा कि 1967 के जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर दो रियासती हल होगा। अच्छा, अब इसमें तो हमास इस पे तैयार हो गई थी, 2 स्टेट सॉल्यूशन पे ऑफिशियली वो ऐलान नहीं करते लेकिन वो मान गए थे, तभी तो ये बात आके बढ़ रही थी, ये मुज़ाकरात हो रहे थे सारे। अच्छा, तो उसमें ये हुआ कि आज ये सारा दिन जो है उनकी तरफ से उनका जो वज़ीर दिफा है वो ये कहता रहा कि हम रात को गज़ा के ऊपर हमला करेंगे और गज़ा को नक्शे से मिटा देंगे और हम यहाँ पर जो है वो पम्फलेट्स वगैरह वो बांट रहे थे। गज़ा जो सिटी है वहाँ पे लोग इधर से उधर, हर तरफ एक केओस था, समझ किसी को भी नहीं आ रहा था कि क्या जंगबंदी होगी या, क्योंकि उनकी तरफ से जो बेन गेवर है उनका बंदा, वो बेन गेवर जो इंतहा पसंद है सियोनी, वो जो है वो मुस्तकिल ये कह रहा था कि हम किसी सूरत जो गज़ा को नक्शे से मिटा देंगे और फौजी कार्रवाई करेंगे, और लेकिन उनका वज़ीर जो खारजा है वो कह रहा था कि हमें जो है स्टीव विटकॉफ का प्लान मंजूर है। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो कतर दरमियान में एक बहुत अहम, कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद जो है इनका बहुत अहम रोल था, ये दरमियान में इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया और बल्कि एक मरहा तो ऐसा आया कि जिसमें इसराइल की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम कतर में मौजूद जो हमास की क़यादत है उसको निशाना बनाएंगे, क्योंकि हमास की क़यादत जो है बुनियादी तौर पे वो 3 मुल्कों में वो ट्रैवल करते थे या स्टे करते थे। तुर्किया में इसराइल हमला नहीं कर सकता,
तुर्किया में इसलिए इसराइल हमला नहीं कर सकता कि तुर्किया नेटो का मेंबर है, और नेटो के किसी मुल्क पे आप अटैक करेंगे तो आर्टिकल 5 रिवोक होगा। यही तो इशू है जो यूक्रेन का चल रहा है कि हमें नेटो की मेंबरशिप दें, तो तुर्किया पे अटैक वो नहीं कर सकता इसराइल। अच्छा, जो इजिप्ट है, ये कायरो भी जा रहे थे। कायरो में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हालांकि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे इनका बड़ा स्टांस था, लेकिन इसराइल का ये कहना था कि अगर हमने काहिरा में निशाना बनाया तो मिस्र एक ऐसा मुल्क है जिसकी एक बड़ी मजबूत फ़ौज है, और मजबूत फ़ौज भी है, और फ़ौज कई महाज़ों पे इस वक्त, चाहे वो सूडान का महाज़ हो या लीबिया का महाज़ हो या ये गज़ा के साथ, तो उनकी फ़ौज बहुत एक्टिव है, और उनके जो सदर हैं वो भी ज़ाहिर है फ़ौज के सरबराह हैं जनरल सीसी, तो वो बिल्कुल। और ये हमास आखिरी मरहले पे जिन बातों पे हमास इसरार कर रही थी उसमें एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर था कि वहाँ से हटाएं, इसराइल की फ़ौज हटे और रफ़ा का बॉर्डर खुले। और एक मामला जो जिसके ऊपर बात कतर भी, ये सारे जितने मुल्क हैं ना, ये इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, यानी अभी तक शाम तक इस वाक़े से पहले तक ये मामला था कि वो ये कह रहे थे कि ये अगर वहाँ से 48 लोगों को छोड़ देते हैं एक ही गो में, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल ने मान ली है और हमास भी माने, तो ये कह रहे थे कि अगर ये यहाँ से वो सारे के सारे 20 जिंदा और बाकी जो लोग जितने भी जिंदा हैं और जितनों की बाकियात हैं उनको ये सब छोड़ देते हैं हमास के लोग, तो ये बताएं कि वहाँ से सैकड़ों जो कैदियों ने रिहा होना है, जिसमें 250 नाम वो थे जो कि तवील सज़ाएं भुगत रहे थे वहाँ पे, तो उनको किस तरह रिहा किया जाएगा? क्या वो सैकड़ों भी उसी एक ही साथ रिहा हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ से सब एक साथ रिहा होंगे, तो क्या वो सैकड़ों भी एक साथ रिहा हो जाएंगे? नंबर 1, इसके ऊपर शाम ये पिछले 24 घंटों में बहस चल रही थी। दूसरी बहस इस बात पे चल रही थी कि ये गारंटी कौन देगा कि इसराइल दोबारा गजा पे हमला नहीं करेगा? तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली नहीं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, वो गारंटी दे कि वो इसराइल पे पाबंदी आयद कर देगी, जिसमें अमेरिका वीटो ना करे, यानी इसराइल के साथ तमाम ताल्लुका, अगर इसराइल दोबारा तो। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो गारंटी यही थी कि बस ज़मानी गारंटी दे रहे हैं और वो प्रेसिडेंट ट्रंप एक ट्वीट कर देंगे, तो इसके ऊपर हमास के लोग और इवन जो इजिप्ट और जो अरब ममालिक हैं, कतर के लोग, ये भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो खुश नहीं थे इस वाली शिक के ऊपर कि फिर अगर हमला हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हम तो मीडिएटर्स हैं, बीच में हमारे ऊपर आएगी बात कि इसराइल ने फिर हमला कर दिया। तो एक तो ये मामला ये चल रहा था, लेकिन उन्होंने फिर हमास ने ये कहा कि अच्छा इसको सीज़ फायर तो करवाओ ना, अभी सीज़ फायर तो जंग बंदी तो करवाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि रात को फिर वो तमाम गज़ा को जो है फिर बमबारी कर दें, और पिछले चंद दिनों में उन्होंने वहाँ पे फिर बमबारी की है और उसके नतीजे में मज़ीद शहादतें हुई हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जल्दी से करके, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो ज़ाहिर जबारीन थे उनका इसरार ये था कि जो कैदी हैं, वो जो कैदियों की लिस्ट है उसमें से आप अगर आपने 1000 या 2000 या 2500 जितने भी कैदी आपने छोड़ने, आप उनकी तादाद अगर कम करनी कर दें, लेकिन इसमें मरवान बरगूती ज़रूर होंगे ऊपर, क्योंकि याहिया सिनवर के साथ मरवान बरगूती, और ये तो उनका इसरार था कि मरवान बरगूती ज़रूर होंगे। ये सारी हमास की क़यादत इस बात पे थी कि मरवान बरगूती, और आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले बिन गेवर जो है वो मरवान बरगूती के सेल में दाखिल हुआ था और उसने वहाँ पे एक वीडियो जारी की थी। अच्छा, कतर को फिर मैंने आपसे पहले बात की कि इसराइल की तरफ से ये ऐलान हो रहा था मुसलसल पिछले कई महीनों से कि हम कतर में, क्योंकि तुर्किया पे हमला करेंगे तो नेटो का आर्टिकल 5 आएगा, इजिप्ट पे अटैक करेंगे तो इजिप्ट पे अटैक करने का मतलब ये होगा कि एक तो उनका मुआहदा ख़त्म होता है, और दूसरा ये होता है कि इजिप्ट की फ़ौज पूरी फिर गज़ा, और गज़ा क्योंकि इजिप्ट का हिस्सा रहा है तो इसलिए इजिप्ट बहुत सेंसिटिव है, खासतौर पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर और बाकी सारे मामले। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी सूरत यहाँ से हम गज़ा से लोग अगर बाहर फ़लस्तीनियों को निकालने की कोशिश की तो ये हमारी रेड लाइन होगी। तो अरब मुल्क सारे ये पोजीशन ली हुई थी उन्होंने। अब यहाँ जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि इस्माइल, 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे इसराइल ने हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया पिछले कुछ अरसे में। एक तो ईरान में निशाना बनाया उन्होंने इस्माइल हानिया को, और दूसरा कतर में निशाना बनाया। लेकिन ये बात मैंने पहले भी की, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि दोनों की पोजीशनिंग जो है, ग्लोबल पोजीशनिंग, उसमें फ़र्क है। जो ईरान में निशाना बनाया है तो वो तो कई वाक़यात पेश आए। पहले उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं 2 है, फिर इस्माइल हानिया 2, फिर उसके बाद जब जंग हुई तो उसमें हमने देखा कि अंदर भी उनकी अस्करी क़यादत को निशाना बनाया गया। बाद में ये बात हुई कि मुसाद के एजेंट्स अंदर मौजूद थे, बाहर थे, क्या वो सारा उनका अंदर। लेकिन कतर एक ओपन, एक खुला मुल्क है, और कतर जो है उसको, उसमें ज़ाहिर है कि अल जज़ीरा जो है वो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का जो आज के इंफॉर्मेशन के दौर का, अगर अरब दुनिया में
या उससे बाहर भी किसी मुसलमान मुल्क का सबसे बड़ा कोई न्यूज़ नेटवर्क है तो वो अल जज़ीरा है, चाहे वो उर्दू हो या चाहे वो इंग्लिश हो या अरबी हो, वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो अल जज़ीरा के लोगों को आपने देखा होगा किस तरह उनकी शहादतें हुई गज़ा में भी और मगरबी किनारे में उससे पहले भी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो तो मुस्तकिल उनको निशाना बनाया जा रहा था, उनको भी, मिडल ईस्टर्न आई को भी, अलमनार वालों को भी, बाकी सहाफ़ी, एसोसिएटेड प्रेस, राइटर्स, ये वो सारा हो रहा था। दरमियान में दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ सेंटकॉम का हेडक्वार्टर भी है। सेंटकॉम का हेडक्वार्टर कतर में है। ये वो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जब कतर और सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई का दौरा कर रहे थे, तो कतर जब वो आए थे तो यहाँ पर वो सेंटकॉम के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं सेंटकॉम के हेडक्वार्टर में भी गए थे, और वहाँ पे सेंटकॉम के हेडक्वार्टर जाके प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे जो फ़ौजी हैं उनसे ख़िताब भी किया था, और बाकायदा उस जगह का जो सेंटकॉम का दौरा भी किया था। 21 ममालिक इस पूरे ख़त्ते के ऐसे हैं जो सेंटकॉम के अंडर आते हैं, जिनमें अरब ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान है, और जिसमें सेंट्रल एशिया। ये उनकी तस्वीर है जो सेंटकॉम में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया था सेंटकॉम में। अच्छा, फिर ये बात जहन में रखें तो अच्छा, लेकिन जो सेंटकॉम है उसके सेंट्रल एशिया भी उसके अंडर आता है, ये भी जहन में रखें। सेंट्रल एशिया स्टेट डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जगह, उसके अंडर जो कमांड्स आती हैं उसमें कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान जो है वो सेंटकॉम में है और इंडिया जो है वो पैसिफिक कमांड में है। लेकिन दोनों जो हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट की नज़र से देखें तो दोनों साउथ एशिया ब्यूरो में आते हैं, लेकिन फ़ौजी एतबार से देखें तो वो पैसिफिक में आते हैं। इंडिया पैसिफिक में शुमार होता है और पाकिस्तान जो है वो सेंटकॉम में आता है। अच्छा, लेकिन इसराइल जो है वो अब्राहम अकॉर्ड से पहले वो सेंटकॉम में नहीं था, वो यूरोपियन कमांड में था। लेकिन जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए तो उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका ने यूरोपीय कमांड से इसराइल को सेंटकॉम के अंदर ले आया कि ये इंटीग्रेट होना है इन्होंने, ये मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ और बाकी ममालिक के साथ। अब ये आज का जो वाक़या है उसके बाद 2-3 सवाल पैदा हों। पहली बात तो ये है कि क्या जंगबंदी हो जाएगी? जंगबंदी नंबर 1, या क्योंकि कतर की तरफ से ये बात कही जा रही है अभी तक, एक तो मजम्मत सारे अरब ममालिक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि महमूद अब्बास अभी हयात हैं, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, वो लंदन में, और कियर स्टेमर से उनकी आज मुलाकात हुई है। और तो क्या वो लीड करेंगे मुज़ाकरात को अब? क्योंकि ये मुज़ाकरात जो हैं, इन मुज़ाकरात में फ़लस्तीनी अथॉरिटी इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी, ये मुज़ाकरात हमास से हो रहे थे। लेकिन इख्तलाफात सारे के बावजूद फ़लस्तीनी कॉज एक ही कॉज है, लेकिन बहरहाल ये मुज़ाकरात जो हैं ये हो रहे थे हमास की लीडरशिप के साथ। 2006 के इलेक्शंस के बाद हमास और फतह के दरमियान तनाव पैदा हो गया था, और हमास इलेक्शन जीत गई थी और गज़ा में, और फतह जो है या फ़लस्तीनी अथॉरिटी वो बाहर उनको कहा था कि आप चले जाएं, तो वो फिर मगरब किनारे में कशीदगी रही, लेकिन फिर मुलाकातें भी होती थीं, फिर दोस्तियाँ भी थीं, फिर सब कुछ था। मरवान बरगूती कभी हमास में नहीं रहे, वो जो है वो फतह के ही मिलिट्री विंग जो है तंजीम, उसके वो सरबराह हैं जिनके लिए हमास कोशिश कर रही थी। लेकिन वो मरवान बरगूती जो हैं, जिनको नेल्सन मंडेला फ़लस्तीनी कहते हैं, वो जाहिर है कि वो दोनों को काबिल कबूल थे अगले लीडर के तौर पे। अब उनका क्या मुस्तकबिल होगा कैदियों का, ये भी पता नहीं। फिर ये कि फ़लस्तीनियों की चूँकि तमाम पुलिट ब्यूरो शहीद हो गया है, अगर मैं इस खबर को दुरुस्त मानूँ जो अभी तक इसराइल की तरफ से की जा रही है, तो अगर हमास की तरफ से की जा रही है तो फिर तो मुज़ाकराती टीम हयात है। फिर उसके बाद हम बाद में कमेंट्स उस पर करेंगे कल, या जब भी ये बात वाज़ेह होती है। लेकिन अगर पुलिट ब्यूरो सारा शहीद हो गया कंप्लीट, तो फिर उसके बाद सवाल ये है कि मुज़ाकरात कौन करेगा, और अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो फिर उसके बाद वहाँ पर तो हमास के लोग मौजूद हैं, गज़ा में तो हमास मौजूद है ना, और गज़ा में हमास मौजूद है, उन्हीं के पास तो ये रमाली हैं सारे। तो वो अब किसका मैसेज, कौन उनको मैसेज देगा कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं तो आप यहाँ से छोड़ दें, यरगमालियों को किस तरह छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, क्या करना है। तो इस वक्त जो है ये एक बड़ी सूरत हाल, अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो वो तो यरगमाली तो वहीं हैं सारे, और कैदी भी वहीं पे हैं। तो मुज़ाकरात अब कौन करेगा? क्या इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कोई लोग आएंगे, या ये है कि कुछ लोग हयात हैं हमास के, वो आगे बढ़ के मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे, टीम बनेंगे? तो ये भी देखना है कि कौन सी शख्सियात जो हैं वो अभी हयात हैं और कौन सी मौजूद हैं और कौन सी मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो पुराने लोग हैं। मैंने आपसे बताया ना कि ये तमाम वो हैं जो आप समझें कि 80 की दहाई से ये जो हैं ये मतलब ये
70s के करीब ये सारी शख्सियात की जो एज है ये 70s के करीब, ये अपनी नौजवानी में ये शामिल हो गए थे हमास में, और बरसा बरस से फिर ये उसमें रहे हमास के अंदर और मुख्तलिफ हवालों से। तो अब इसमें यह है कि तो मुज़ाकरात कौन करेगा, और मुज़ाकरात कौन करेगा, और आगे जो है फिर वो अगर जंगबंदी हो जाए, और अगर जंगबंदी नहीं होती और गज़ा के ऊपर आज बमबारी होती है या वहाँ पे जाहिरियत जारी रहती है, तो फिर ख़ित्ते के अंदर क्या सूरत हाल होगी पैदा। यानी इजिप्ट कहाँ खड़ा होगा, कतर कहाँ खड़ा होगा, अरब ममालिक कहाँ खड़ा होंगे। एक अरब देखें, एक तो ईरान है ना, एक तो ईरान है जिसकी जंग हुई इसराइल के साथ, और उधर से उन्होंने शहादतें, ईरान ने भी खूब हाथ साफ़ किया, ईरान ने भी तो खूब हाथ साफ़ किया ना। अच्छा, और तो ईरान ने तल अवीव और इधर उधर, ठीक है। फिर उसके बाद ये इधर से हुतीज़ हैं, हुतीज़ ने भी इनकी पूरी कैबिनेट को भी जो है वो निशाना बना के शहीद कर दिया गया। लेकिन ये कि वो बहरहाल वो अंसारुल्लाह भी अपनी जगह मौजूद है, किसी न किसी हैसियत में उनकी क़यादत ज़ाहिर है वो भी अपनी जानों से गई है। लेकिन यह है कि अब इसमें देखना ही है, जो मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि क्या गज़ा की जारियत जारी, क्योंकि इन्होंने अपनी, अगर ये हयात नहीं है तो अगर ये शहीद हो गए हैं, वैसे तो शहीद भी जो है वो उनको ज़िंदा कहा जाता है, लेकिन अगर ये शहीद हो गए हैं तो उस सूरत में इन्होंने तो स्टीव विटकॉफ का प्लान मान लिया था, इन्होंने तो स्टीव विटकॉफ का प्लान मान लिया था और कहा था कि हमें तो मंजूर है प्रेसिडेंट, हम तो मुकम्मल इत्मीनान करते हैं। तो क्या वो जंगबंदी का मुआहदा आगे चलेगा, और फिर उस जंगबंदी के मुआहदे में अगली जो क़यादत, ये मैं उस सूरत में बात कर रहा हूँ कि अगर जंगबंदी का फैसला हो जाता है, अगर जंगबंदी नहीं होती तो फिर तो ये आग फैल जाएगी, फिर तो ये आग फैलेगी। इसमें फिर कौन सा मुल्क बचता है, कौन सी किसका धड़न तख्ता होता है, क्या होता है। आज नेपाल में आपने देखी जो सूरत हाल बनी हुई है, उससे बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद आग फैल जाएगी। ये मुखबरी कैसे हुई थी, क्या हुआ था, बड़ा ये कतर में लोग बड़े परेशान इसलिए हैं कि कतर के वज़ीर आज़म मौलियत ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन पर इल्ज़ाम भी लगाते रहे इसराइल के लोग, और फिर उसके बाद वो इल्ज़ाम भी लगाते रहे, ये फ़ंड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दरमियान में एक मौका ऐसा आया था कि शदीद प्रेशर था कतर पे कि आप यहाँ से हमास की लीडरशिप को बाहर करें। फिर उसके बाद तुर्की ने कहा था कि हमारे पास आ जाए, कतर ने तरदीद दी कि नहीं हमारे पास ही रहेंगे, वो हमारे मेहमान हैं। तो कतर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अब ये मुज़ाकरात किस स्टेज पर जाते हैं, अगले चंद घंटों में क्लियर होगा, कौन से लोग शहीद हो गए हैं, कौन से लोग जिंदा हैं, मुज़ाकरात क्या बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप, पहले इसराइल की तरफ से कहा गया कि हमने जो है वो अमेरिका की मर्जी से, फिर उन्होंने कहा ये हमारा अपना फैसला है। अमेरिका ने कहा होगा ना कि तुम साइड पे जाओ, हमें क्यों बीच में डाल रहे हो। तो पहले उनका ये आया कि अमेरिका ने किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जो है ये हमारा अपना फैसला ही। नेतन्याहू ने भी थोड़ी देर पहले कहा। जी, और फिर दूसरी बात ये है कि ये अटैक कहाँ से हुआ है, क्या ये अटैक इसराइल से हुआ है, इतनी दूर से फ्लाई करता हुआ ड्रोन है अरब मुल्कों की स्पेस को क्रॉस करता हुआ, या ये है कि विद इन कतर ही कोई ऐसा सिस्टम था जो कि एक ही बिल्डिंग हिट हुई, जो हमें तस्वीर में भी नज़र आ रही है कि एक ही इमारत हिट हुई जिसमें एक्सप्लोजिव हिट हुआ, ड्रोन लगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि एक बात ये हो रही है कि 7 इमारतों को हिट किया गया, तो अभी तक मुतज़ाद इतलात हैं। तो ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नेपाल के भी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जो है मुस्ताफ़ी हो गए। जी, 3 दिनों में एक तो ये जो हमास की क़यादत के साथ अभी मामला इंतहाई एक खूनी रुख पे चला गया पूरा मशरिक़ वस्ता और बाकी दुनिया जो है अचानक गैर मुतवक्किल तौर पे, और दूसरा जो है वो 3 दिनों में 3 वज़ीर आज़म जो है वो अपने ओहदों से वो गए। पहले जापान के वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद फ्रांस के वज़ीर आज़म, और वहाँ पर कल मैंने बड़ी तफसील से फ्रांस की बात इसलिए की थी, उसकी वजह यह है कि ताकि लोगों को अंदाज़ा हो, आम लोगों को, कि मईशत कहाँ खड़ी है पूरे यूरोप की, और ख़ास तौर पे वहाँ पर चूँकि माशी बुनियादों पे उन्होंने कहा था कि मैं ये बजट कट करने जा रहा हूँ, तो उसके नतीजे में राइट विंग के लोग सामने आ रहे हैं। तो उसके नतीजे में वहाँ पे जॉब्स, इमिग्रेशन, वहाँ के वीज़े, और वहाँ पे मतलब आने वाले दिनों के अंदर यूरोप के अंदर जो है वो एक राइट विंग की, और कल जो है वो फ्रांस में ब्लॉक यानी ब्लॉक फ्रांस मुजाहरे हो रहे हैं कि उनकी ट्रेड यूनियन और जो लेफ़्ट के लोग हैं वो पूरे फ्रांस के अंदर हड़तालों की अपीलें कर रहे हैं। तो ये मईशत जो है मुख्तलिफ मुल्कों की, और उसके नतीजे में जॉब्स और वहाँ पे तालीम हासिल करनी और जाना है, वो सारे कवानीन चूँकि तब्दील हो रहे हैं, इसलिए मैंने कल फ्रांस की बात की थी। आज जो नेपाल में हुआ है, वो नेपाल में तो
24 घंटों के अंदर, 24 या 72 घंटों में ये तेज़ी के साथ जो जेन जी का जिसको कहा जा रहा है कि उन्होंने तो पूरा पॉलिटिकल आप समझें कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का ही धड़ा तख्ता कर दिया है, यानी पूरा का ये जेन जी जो है। अच्छा हुआ ये कि वो वहाँ पे उन्होंने ये मुझे बिल्कुल लेबनान याद आया कि लेबनान के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ था। मतलब इससे एक मुख्तलिफ सूरत हाल भी थी या काफ़ी हद तक इससे मिलती जुलती थी, क्योंकि इन्होंने ये किया कि जो वजह बनी, एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना मामला, तो करप्शन के भी इन पे एलिगेशन थे, ये जो केपी ओली शर्मा और ये इनके करप्शन के भी इल्ज़ामात थे, इनके मिस गवर्नेंस के इल्ज़ामात थे। ये 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, पहले 2 दफ़ा ये पूरी मुद्दत की, 2 दफ़ा कुछ अरसे के लिए रहे, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की है उसके ये फ़ाल मेंबर्स में से थे, तो उसके सरबराह भी थे और काफ़ी। लेकिन इशू ये है कि इन्होंने जो सोशल मीडिया पे पाबंदी आयद की, और सबसे ज़्यादा जो मैंने लेबनान में चीज़ देखी थी, देखें हुआ ये था लेबनान में जो 2019 में गालिबन जब ये उनका पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही गिर गया था, वहाँ पे ये गज़ा से बहुत पहले की बात, उसमें हुआ ये था कि वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ रही थी, करप्शन बहुत बढ़ी थी। लेबनान की पॉलिटिकल लीडरशिप सारी जो है वो जाके यूरोप के मुल्कों में रहती थी और यहाँ पर अपना कारोबार करती थी, ख़ास तौर पे चूँकि वो ज़ाहिर है फ्रेंच उसमें रहा है मैंडेट में, तो वो उसके नतीजे में वो टैक्स लगाते गए। एक दिन ये हुआ, वो कहते हैं ना कि वो एक कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है, एक दिन वहाँ ये हुआ कि उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर टैक्स लगा दिया। जब व्हाट्सएप की कॉल पे टैक्स लगाया उन्होंने, तो सारा लेबनान उसके वो ट्रिगर वो पॉइंट, वो लोग सड़कों में निकले और उसके बाद उनका वो पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही गिर गया, जो अब जाके कहीं बनाए, जिसको जनरल जोसेफ वाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म नए आ जाए। और इतने अरसे कोई वहाँ पे वज़ीर आज़म या कोई सदर टिक नहीं सका, सिर्फ स्पीकर अपनी जगह नबी बेरी रहे। अब यहाँ पर इन्होंने नेपाल में क्या किया कि इन्होंने एक्स बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, साथ ही व्हाट्सएप भी बंद कर दिया। अच्छा, ये ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदियां कर दी और इनका ख्याल था कि उसके नतीजे, उसके बाद वो लोग बाहर आ गए, नौजवान बाहर निकले। ये जेनजी का इनकलाब से कहा जा रहा है। जेनजी से मुराद ये वो 2012 तक, 97 से 12 के दरमियान जो जनरेशन पैदा हुई है, उसके बाद भी नौजवान अवाम सब निकले सड़कों पर, इनका दड़ा था। मुझे नहीं पता कि ये नेपाल में मौजूद है या नेपाल से बाहर। उसके बाद ये हुआ कि इनके वज़ीरों को इनके घर को आग लगा दी, और उसके बाद ये हुआ कि इनके वज़ीरों पे अटैक हुआ, इनके वज़ीरों के पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग लगा दी नौजवानों ने और सारे लोगों ने और सब। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इनका तो जो धड़न तख्ता इनका तो होना था तो हो गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के ये थे, और ये जो है ये उसमें जो बादशाहत ख़त्म हुई थी 2007 में, जो बादशाहत वहाँ से ख़त्म हुई थी, तो उस बादशाहत के ख़त्म करने में ये मौज 10 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा नेपाल। तो 10 साल तक वहाँ खाना जंगी रही, और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनके जो बादशाह थे, वो बादशाह ने कुछ 7 जमातों को बुलाया था, उनका इत्तेहाद वगैरह बना कर उन्होंने कहा ठीक है मैं पार्लियामेंट को बहाल करता हूँ, और पुराना जो एक तरीका है बादशाह भी होगा। और ये नेपाल जो है ना, ये बड़ी पुरानी तहजीब है। नेपाल जो है ये पुराना, यानी कदीम, अगर आपको कहीं हिंदू मज़हब की आपको मिलती है ना, आपको रूट्स मिलती हैं जिन इलाकों में, तो वो उनमें से नेपाल एक है। और नेपाल की इस वजह से, एक तो मज़हब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि नेपाल का एक इलाका ऐसा है उनके साउथ में जहाँ पर गौतम बुद्ध भी पैदा हुए थे, तो बुद्धिज़्म का भी जो मरकज़ है वो नेपाल का ही एक इलाका है। उनके साउथ में एक इलाका है जहाँ पे गौतम बुद्ध की भी विलादत हुई थी। तो एनीवे, और ये लैंड लॉक है, और ये बांग्लादेश, अगर इसको मैप पे देखें तो बांग्लादेश से ये सेपरेट है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, और ये जो है ये भूटान और इनके दरमियान जो है वो सिक्किम, तो मतलब ये चाइना, ये बड़ी इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बहरहाल लैंड लॉक कंट्री है, सार्क का जो है ये मेंबर है, साउथ एशिया में एक बड़ा एक। अब ये हुआ कि इनकी किंगडम ऑफ नेपाल थी, तो कई सालों से, कोई 1768 से गालिबन इनकी बादशाहती यहाँ पे रही, बादशाहत ही यानी बादशाह ही होते थे यहाँ पे। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो शाह डायनेस्टी कहलाती थी, और शाह डायनेस्टी के साथ फिर ये हुआ कि एक मामला इनका कोई तय हुआ
19वीं सदी के वस्त में, और उसमें ये हुआ कि वो वज़ीर आज़म भी होगा, एक तहरीक चली वहाँ पे, तो वज़ीर आज़म भी लेकिन वो ख़ानदानी, तो वो राना डायनेस्टी कहलाती थी। तो राना डायनेस्टी और शाह डायनेस्टी जो है उसका बादशाह होता था और राना डायनेस्टी का वज़ीर आज़म होता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर ये हुआ कि वो अल्टीमेटली बादशाहत यहाँ पे ख़त्म हो गई। इस दौरान 2001 में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इनके जो बादशाह थे, जो बिरिंदरा 55 साल इनके बादशाह, उनको 19 गालिबन उनकी अहलिया और 19 अहल खाना के साथ उनको उनके महल में कत्ल कर दिया गया था। तो ये इतनी खूनी लड़ाई वहाँ पे हो रही थी नेपाल बहुत अरसे तक। उसके बाद बहरहाल वहाँ बादशाहत जो है ख़त्म हुई और उनके जो गोविंदरा हैं वो चले गए, उनके आखिरी जो बादशाह हैं वो चले गए मुल्क छोड़ के। बाकी फिर बाद में ये सिस्टम आ गया, प्रेसिडेंट भी उनके मौजूद हैं और प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और उनके वज़ीर आज़म भी मौजूद थे जो अब नहीं है। लेकिन हुआ ये कि ये जो KP शर्मा ओली हैं ये तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे ना, ये वो अब इनसे जो पहले वज़ीर आज़म थे या जो इनके बाद के, तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे थे, वो माओइस्ट थे। अब ये जो मजमा था, जो नौजवान थे, इन्होंने पहले तो धड़न तख्ता किया ना, उनके महल को आग लगाई। उसके बाद उन्होंने रुख कर लिया वो जो हिज़्ब इख्तिलाफ का बंदा था, जो वो भी वज़ीर आज़म रहे हैं 4-5 दफ़ा मौसूफ, वो नेपाली कांग्रेस के वज़ीर आज़म थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के। वो हिज़्ब इख्तिलाफ को वहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म वो और उनकी जो अहलिया, उनको भी जनाब पकड़ा और वो वहाँ पे मुकीम, उनकी वज़ीर ख़ारजा भी हो रही। तो वो उनको जनाब पकड़ के और वो उनकी भी फेंटी लगाई और उनको भी कहीं महफूज मकाम पे पहुँचा दिया गया। कई वज़ीर उनके हत्थे लग गए अवाम के। अब वो जो शेर बहादुर हैं इनके, जो शेर बहादुर देवबा, तो शेर बहादुर देवबा अगर मैं सही प्रोनाउंस करूँ, तो वो उनकी भी फेंटी लगी और उनको भी खूब मारा। जो यानी आप समझे ना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है और एक उनके मुखालिफ है ना माओइस्ट या नेपाली कांग्रेस, इधर भी आग लगा दी, उधर उनकी भी फेंटी लगी, पूरी पॉलिटिकल एलिट का ही सफाया हो गया। अच्छा, और उसके बाद वो जो पुष्पा कमाल जो है वो पुष्पा कमाल, तो उनके भी घर पे अटैक हुए और उनका भी जो है वो धड़ा तख्ता हो गया। तो शेर बहादुर देवबा जो यानी एक तो ये शर्मा तो गए ना, ये भी गए और साथ उसके जो दूसरे जो थे मुखालिफ हिज़्ब इख्तिलाफ वो भी फारिग हो गए और जो तीसरे वज़ीर आज़म थे उनका भी धड़ा तख्ता हो गया। उनके घर पे भी अटैक और उनकी भी खूब फेंटी लगी। तो वो जो है वो जो पुष्पा कमाल दहाल के घर पे भी आग लगा दी। अब जो सदर हैं जिनको जाके इस्तीफ़ा पेश किया वज़ीर आज़म आए, उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा सदर को पेश करूँ, तो ईवान सदर को भी आग लगा दी। तो वहाँ का जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही अब एक मेल्ट डाउन हो गया है। अब इसमें अब कौन है, अवाम सड़कों पे हैं और टोटल केओस है। अब इस टोटल केओस को यानी ये बांग्लादेश से बिल्कुल डिफरेंट है। बांग्लादेश में तो ये हुआ ना कि फ़ौज ने हसीना वाजिद की बात सुनने से इनकार कर दिया, उसको टाइम दिया कि आप इतनी देर में यहाँ से निकल जाए, ठीक है ना। तो इतनी देर में हसीना वाजिद निकल गई, वहाँ पे फ़ौज आई, वो स्टूडेंट्स बैठे और एक वहाँ टेरेंट सेटअप आ गया। यहाँ ये हुआ है कि यहाँ सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई। जो इधर का था वो भी फारिग, जो इधर बैठा था वो भी फारिग, जो इसके मुकाबले में था वो भी फारिग, पूरी एलिट, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलिट फारिग हो गई। उन्होंने कहा सारे के सारे नौजवान के सारे चोर हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और इनमें से हर आदमी 3-3 4-4 दफ़ा जो है वज़ीर आज़म, उस सबको साफ कर दिया उन्होंने। ये फ़र्क है। तो वहाँ एक पॉलिटिकल, अब कौन बचा है, वो सिर्फ जो बादशाह उनके 2007 में चले गए, तो कोई बादशाह आएगी वापस। तो अब एक अजीब सूरत बन गई, क्योंकि वो उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं और मसला ये है कि वो क्या बादशाहत को कबूल करेंगे इस वक्त, ये तो इसके बाद ये बच्चा हो, तो वो अब एक अजीब सूरत डेवलप हो गई है। या ये हो सकता है कि वो बादशाह वापस आ जाए और वो आके जो 2007 में जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था वो वापस आ जाएं गेंदर और वो आके सूरत हाल को संभालें, क्योंकि अदालतों को भी आग लगा दी है। वो लोग तो सड़कों पे हैं। वो मैंने कहा पूरा मुल्क का पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप ही उनका, पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, अपोजिशन को भी फेंटी लगाई, सबके पीछे उन्होंने कहा सब एक हो। अच्छा, फिर पुलिस के दरमियान में काबू पाने में नाकाम है। ये इतनी तेज़ी से हुआ है, लेकिन इसकी वजह से सोशल मीडिया पे पाबंदी नहीं है। सोशल मीडिया पे पाबंदी तो एक ट्रिगर करती है ना चीज़ों को। पीछे से पहले वो तूफान पकड़ा होता है
कि जी मिस गवर्नेंस, करप्शन, ये जाएगा यार, 4 दफ़ा तो ये रहा है यार, 5 दफ़ा तो ये रहा है यार, उसकी जगह ये आ जाएगा, उसकी जगह फिर ये आ जाएगा, तो कंटिन्यूटी वो सबको एक ही तरह से देखते हैं। तो अब ये नेपाल जो जिसकी इतनी इस वक्त इम्पोर्टेंस है, उसकी बहुत सी, वैसे पूरा खूबसूरत प्यारा मुल्क है, लेकिन ये आप देखें ना दरमियान में ये बांग्लादेश में एक मुख्तलिफ अंदाज में हुआ, यहाँ तो पता ही किसी को नहीं, 24 घंटों के अंदर अंदर ये धरन तख्ता हो गया। तो ये जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में इस वक्त क्याओस की तरफ बढ़ रही है। अब मामला ये है कि यहाँ क्याओस की तरफ क्या बढ़ रही है, बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। क्याओस ऑलरेडी है ना, क्याओस तो एक देखें यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है जिसको कोई दूर दूर तक हमें खात्मा नजर नहीं आ रहा। यूरोप के अंदर आप देखें कि एक हुकूमत गिरी है, और वो हुकूमत इसलिए गिरी है कि वहाँ पे महंगाई, बेचैनी, बाहर से लोग इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ मुजाहरे, और कल भी जो मुजाहरे हैं वो कुछ उसमें इमिग्रेंट्स के, लेकिन लेफ़्ट की अपील पे हो रहा है, तो मुझे नहीं पता किसमें कौन, लेकिन वहाँ पर जो है वो बजट नहीं संभाला जाएगा जो भी वज़ीर आज़म आए, प्रेसिडेंट मैक्रोन दरमियान में। उसके बाद ये बरतानिया के अंदर एक अजीब सूरत हाल है, वो भी IMF की तरफ, वो भी IMF की तरफ, उधर से अमेरिका कह रहा है हम तो IMF में पैसे नहीं देंगे, हम तो मानते ही नहीं, हम क्यों मदद करें मुल्कों की, तो IMF में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो अमेरिका है। इधर ये यहाँ पर आप देखें कि ये साउथ एशिया और पैसिफिक के अंदर जापान और कोरिया और बाकी सारे हालात हैं। उधर ये गज़ा में भी ये आज रात को क्या होता है और मुज़ाकरात कैसे बढ़ते हैं, और 2 रियासती हल की तरफ भी अरब सऊदी अरेबिया ने कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, अब वो मुज़ाकराती टीम रह गई है, नहीं रही, गारंटर्स कौन है, कैसे हैं, क्या अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू के अच्छे भी फैसला नहीं कर सकते, अमेरिका के लोग कह रहे हैं मैंने फ़ैसला किया, तो मैंने फ़ैसला किया, तो फिर उसके बाद अरब ममालिक क्या करते हैं, क्या महमूद अब्बास जो हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह, वो हमास की बिहाफ पे वो मुज़ाकरात आगे करेंगे, और हमास की वो लीडरशिप जो गज़ा में मौजूद, देखिए हमास की सिर्फ वो लीडरशिप बच गई है, या वो लोग बच गए हैं जो कि सामने नहीं है, जिनका नाम किसी को नहीं पता, जिनके कब्ज़े में वो हॉस्टेजेस हैं। अब क्या ये इसराइल की फ़ौज अंदर दाखिल होगी तो वो क्या होगा, वो तो फिर मतलब उसके नतीजे में कत्लेआम होगा, मज़ीद जारियत होगी, और वो तो बाहर से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें गो हेड मिलेगा मुज़ाकराती टीम। अभी मुज़ाकराती टीम, मैंने वही कहा ना कि अभी तक वो मौजूद है या नहीं मौजूद, ये भी चंद घंटों में क्लियर होगा। ये प्रोग्राम जब ऑन एयर जा रहा है लाइव, तो उस वक्त तक ये इतलात आ रही हैं दोनों की तरफ से। एक तरफ से आ रही है कि तमाम लोग शहीद हो गए, एक तरफ हमास कह रही है। तो अभी देखना है कि कौन से लोग हैं, कौन से नहीं हैं, और ये बात कतर भी डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कैसे लोग आए, कैसे हुआ, वहाँ पर एक क्योस है, वहाँ पे कई ब्लॉक्स जो हैं उनमें धुआं उठता नज़र आ रहा है। तो ये अब मामला जो हैं ये एक आपस में इनके डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपस में इनके डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। उधर वेनेजुएला की क्या सूरत हाल बनी हुई है, उधर ब्राज़ील पे टैरिफ्स हैं, उधर इंडिया, भारत जो है वो एक ये टैरिफ्स का जो उनका फटा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। इधर ही नेपाल में क्यास शुरू हो गया दरमियान में। तो उधर वो इंडोनेशिया के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं अरकान की, तो वहाँ पे हंगामे जारी हैं, वो मिनिस्टर सैक हो गए हैं। उधर जापान का वज़ीर आज़म गिर गया, उधर वो फ्रांस में किसको चुनते हैं, मैक्रोन। तो एक पूरी दुनिया में क्यास है, जंगें हैं, बदकिस्मती से कुदरती आफात हैं। और कल तो हम दुआ कर रहे थे, रोज़ दुआ करते हैं कि कोई अच्छी खबर आए, लेकिन बदकिस्मती के साथ अच्छी क्या पहले से भी बद से बद खबर जो है बदकिस्मती से वो हमें डिस्कस करनी पड़ रही है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की कुदरती आफात और ये जो शहादतें और जो जाहिरियतें और बेचैनी हर तरफ फैली हुई है, और हर तरफ से एक इंतहाई दिल दहला देने वाली ख़बर आ रही है, कहीं हुकूमतें गिर रही हैं, कहीं निज़ाम उलट रहे हैं, कहीं लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, कोई अच्छी खबर सुनने में आए। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।